बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सबसे पहले आप सबको तलहा याकूब का सलाम। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट मामले। रिसेंटली ये खबर आई कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ सऊदी शहर में एक खुफिया मुलाकात हुई। खबर सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बराह रास्त पाकिस्तान पर भी आता है। खबर ये भी है कि चंद अरब ममालिक और सऊदी अरब पाकिस्तान पर ये दबाव डालेंगे, पाकिस्तान को प्रेशराइज करेंगे कि वो इसराइल को कबूल कर ले। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की तरफ से कैटेगोरिकली इस बात की वजाहत कर दी गई है कि पाकिस्तान उस वक्त तक इसराइल को कबूल नहीं कर सकता जब तक फ़लस्तीनियों को उनके ड्यू राइट्स नहीं दे दी जा सकती। ये व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि 70 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान अभी तक इसराइल को कबूल नहीं करता। आखिर कौन सी वजह है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद अरब ममालिक इसराइल को कबूल नहीं करते। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी अगर आज कोई अरब ममालिक इसराइल को कबूल करता है तो वो एक बड़ा इवेंट करार दी। व्यूअर्स, अगर हम तारीख के पैराए में इसको देखें तो इसकी कड़ियाँ, इसकी जो चेन्स हैं वो बैक टू 1920 जाती हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जाती हैं, जब ये मशरिक़ वस्ता का ये खिता बाकायदा तौर पर टर्की का हिस्सा हुआ करता। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये खिता बराह रास्त बरतानिया के ज़ेरे असर आ गया। व्यूअर्स, उस दौरान एक बड़ी तादाद में, एक कसीर तादाद में यहूदी इस खित्ते में, मशरिक़ वस्ता के इस खित्ते में आकर आबाद होना शुरू हो गए। 1930 के बाद बरतानवी हुकूमत ने जो एक कसीर तादाद में इमिग्रेंट्स इस इलाके में आ रहे थे उनको लिमिटेड करना शुरू कर दिया। इसके बाद यहूदियों की एक तंजीम, ज़ायोनिस्ट नामी एक तंजीम ने बाकायदा तौर पर काम करना शुरू किया जो यहूदियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती थी। उन्होंने बाकायदा तौर पर मकामी पैलेस्टीनियंस के खिलाफ और बाकायदा तौर पर अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद एक पूरी दुनिया में एक वाक़या हुआ होलोकॉस्ट का, जिसमें एक कसीर तादाद में यहूदियों को पूरी दुनिया में कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद पूरी दुनिया से, खास तौर पे यूरोप से एक लोगों का हजूम, यहूदियों का हजूम इस इलाके की तरफ, एक मजहबी, अपने लिए मजहबी पनाहगाह समझते हुए इस इलाके की तरफ मुंतकिल हो गया। उसके बाद 1947 के अंदर इस मामले में अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन करने का फैसला किया और एक मुआहिदा तय पाया, जिसके मुताबिक इस खित्ते का 55% हिस्सा, जी हाँ 55% हिस्सा 33% यहूदियों के लिए मुख्तस कर दिया गया और बाकी हिस्सा पैलेस्टीनियंस को दे दिया गया। लेकिन उस वक्त का जो यरूशलेम का शहर है, जिसमें मुसलमानों की मस्जिद अक्सा भी वाक़या है, और इसी तरह यहूदियों के लिए वहाँ पे उनकी भी एक मजहबी अकीदत के लिए एक जगह मौजूद है, तो इस अक़वाम मुत्तहिदा ने उस इलाके को, यरूशलेम के उस इलाके को एक इंटरनेशनल जोन का दर्जा दे दिया। बस इसराइलियों ने या मकामी यहूदियों ने इस फैसले को कबूल कर लिया और इसराइल के नाम से बाकायदा एक रियासत का बुनियाद रख दी। लेकिन पैलेस्टीनियंस ने इस फैसले को कबूल नहीं किया और दीगर अरब ममालिक ने भी इस फैसले को कबूल नहीं किया, और 1948 के अंदर दीगर अरब ममालिक ने और पैलेस्टीनियंस ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। लेकिन इस जंग के जो रिपरकशंस हुए, इस जंग के जो इफेक्ट्स हुए, आफ्टर शॉक्स हुए, वो इंतहाई हौलनाक थे, क्योंकि इस चीज़ के बरअक्स कि वो इसराइल का इलाका छीनते, इसराइल ने फ़लस्तीन के बहुत से इलाके पर भी कब्जा कर लिया, मां सिवाय गजा की पट्टी पर, जिसकी सरहद इजिप्ट के साथ लगती है, और वेस्ट बैंक का इलाका जिसकी सरहद जॉर्डन के साथ लगती है। इसके बाद 1967 के अंदर अरब ममालिक ने एक बार फिर इसराइल पे 6 डेज वार के नाम से एक जंग जानी जाती है, एक और हमला कर दिया। लेकिन इस जंग के भी आफ्टर शॉक्स पहले जैसे ही थे। इस बार इसराइल ने इजिप्ट का हिस्सा, इजिप्ट का एक जजीरा, सिनाई जजीरा, उस पर भी कब्जा कर लिया, गजा की पट्टी पर भी कब्जा कर लिया, वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लिया, और बहुत से ऐसे इलाके पर भी कब्जा कर लिया जहां पैलेस्टीनियंस का हक था। 1978 के अंदर इजिप्ट ने, इसराइल ने और यूएसए ने एक एकर्ड साइन किया, एक मुआहिदा साइन किया, जिसके मुताबिक इजिप्ट का लिया हुआ हिस्सा जो सिनाई जजीरा था, जिस पे जो एक बड़ा जजीरा है, उस पर इसराइल ने अपना कब्जा खत्म कर दिया।
لیکن اس فیصلے کے بعد مقامی ایجپشنز کے اندر ایک شدید قسم کا غم و غصہ آیا اور اس وقت کے ایجپٹ کے صدر کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1987 کے اندر مقامی پیلسٹینیز نے ایک تحریک شروع کی جس میں مقامی نوجوانوں نے حصہ لیا اور اسرائیلی فورسز کے خلاف باقاعدہ جھڑپیں شروع کی۔ اس کے بعد 1993 کے اندر ایک ایکٹ سائن ہوا جس کو اوسلو ایکٹ کہا جاتا ہے، جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ پیلسٹینیز کے علاقے میں سے کچھ حصہ پیلسٹینیز کو دے دیا جائے گا۔ لیکن اس فیصلے کا بھی آؤٹ کم بہت شدید آیا، ایک شدید غم و غصہ اسرائیلی عوام کے اندر پھیل گیا اور اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم کو قتل کر دیا۔ 2000 میں ایک بار پھر مقامی فلسطینیز کی طرف سے ایک تحریک شروع کر دی اور غزہ کے ایک مخصوص حصے میں حماس نامی ایک تنظیم نے بھی جنم لے لیا۔ یہ تحریک 2005 تک جاری رہی۔ 2005 کے بعد غزہ کے اندر اسرائیل نے اپنا قبضہ ختم کر دیا اور غزہ کے اندر ایک مخصوص علاقے کے اندر حماس نامی ایک تنظیم نے حکومت بنا۔ ویورز، آج ہم کھڑے ہیں 2020 کے اندر۔ آج وہی عرب جو پیلسٹینیز کے حقوق کے لیے جنہوں نے آواز اٹھانی تھی، آج وہی عرب آج اسرائیل کو قبول کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج کا عرب اپنے ذاتی مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کو قبول کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ آج کا عرب اپنے نظریے سے ہٹ چکا ہے۔ آج کے عرب کو اسرائیل کی اس فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان اس وقت تک اسرائیل کو قبول نہیں کرے گا جب تک ان کو فلسطینیوں کو اسرائیلیوں کی جانب سے ان کے ڈیو رائٹس نہیں دے دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب مسلمانوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔